Yes guys, good afternoon all of you. Today we are going to start poem number 1 in English, that is Dust of Snow. ठीक है, it is written by Robert Frost. आप पोएट के नाम भी साथ ही साथ याद रखें अच्छे से कि ये किसके थ्रू लिखी गई है. Now see in this poem, यहाँ पे पोएट के बारे में ही बताया गया है कि that the poet Robert Frost was in a sad mood one day. ठीक है, एक दिन उनका मूड काफ़ी अच्छा नहीं था, ख़राब था, और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे. सुनते जाएं, ठीक है, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे जाके बैठे थे. एंड अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच. उनके ऊपर जिस हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठे थे, वहाँ पे उसकी ब्रांच पे, उसकी डाली पर एक कौवा बैठा था, क्रो बैठा था. और क्रो का बैठना मतलब काफ़ी बार वो साइन जो है वो बैड साइन माना जाता है. द हेमलॉक ट्री, द क्रो एंड द विंटर सीजन विद द स्नो एडेड टू द पोएट सैडनेस. तो बोला गया है यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई है. एक तो हेमलॉक ट्री, एक वो खुद पॉइजनस ट्री था, ठीक है, पॉइजनस ट्री मतलब एक अच्छा ट्री नहीं होना. उसके साथ ही क्रो, और साथ ही साथ जो विंटर सीजन था स्नो के साथ, उसकी सैडनेस को और भी बढ़ाता जा रहा था. ठीक है, ये तीनों चीज़ें. He felt that his day would be ruined. Ruined means destroyed. उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सैड तो था ही पोएट, लेकिन उसके साथ ही उसे ये लग रहा था कि जो मेरा बाकी का दिन है वो भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. Ruined means destroyed. But suddenly the crow flapped its wings like this. ठीक है, फरफराते देखा है ना, काफ़ी बार देखा ही होगा बारिश के टाइम पे भी. चलो स्नो हमने सबने नहीं देखी होगी, ठीक है, पिक्चरों में देखी है, लेकिन फिर भी कार्टून्स में, पिक्चर्स में अपने स्नो में पक्षियों को इस तरह करके देखा होगा, फ्लैप. तो जैसे ही उसने फ्लैप किए अपने विंग्स को, क्रो ने, तो उसके ऊपर जो स्नो होगा वो स्नो का एक तरह से डस्ट निकला. ये आपने मूवीज़ में ज़्यादातर देखा होगा कि स्नो पड़ते हुए भी देखा है, स्नो को गिरते हुए भी देखा है, साथ ही साथ स्नो का एक तरह से जो डस्ट निकलता है, मतलब डस्ट नहीं होता वो, लेकिन डस्ट की तरह जो है. तो जैसे ही क्रो ने अपने विंग्स को फ्लैप किया, क्या हुआ, वहाँ से एक डस्ट निकला, और वो डस्ट नीचे आया. उसका पूरा पोएट का जो एटमॉस्फेयर था वो पॉजिटिव हो गया, मतलब उसका मूड चेंज हो गया सडनली. ठीक है, वो पूरा सीन देखते हुए उसका मूड चेंज हो गया, एंड ही फील हैप्पी नाउ. बट सडनली द क्रो फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड द डस्ट ऑफ स्नो केम डाउन ऑन द पोएट. The scene was beautiful. Nature's beauty changed the poet's mood and he stopped feeling sad. ठीक है, तो वो जो पूरा सीन था वो इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था, ठीक है, कि पोएट का मूड चेंज हो गया. नेचर की ब्यूटी से पूरा जो है पोएट का मूड जो सैड था वो नाउ ही स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी. फॉर द पोएट इट वुड हैव बीन अ डे ही वुड रिग्रेट. तो वो ऐसा दिन था शायद पोएट के लिए कि वो बाकी का दिन वो रिग्रेट ही करने वाला था, क्योंकि उसका पूरा दिन अच्छा नहीं जाने वाला था. ऑलरेडी उसने सोच लिया था कि मेरा बाकी का दिन भी बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन बट द डस्ट ऑफ स्नो हेल्प्ड हिम टू सेव अ पार्ट ऑफ हिज डे. अब तक तो वो उदास था ही, अब तक तो वो सैड था, लेकिन एक डस्ट ऑफ स्नो ने उसका मूड चेंज कर दिया और बाकी का दिन बर्बाद होने से बच गया. समझ में आया? तो पूरा पोएम इस तरह है कि जो पोएट थे वो दैट ही वॉज इन अ सैड मूड वन डे, और वो एक हेमलॉक ट्री दैट वाज अ पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर्स, वो उनके नीचे जाके बैठे, और उनके ऊपर जो मतलब हेमलॉक ट्री के जो डाली थी, ब्रांच थी, उस पर कौवा आके बैठा, क्रो बैठा. ठीक है, अब हेमलॉक ट्री, क्रो और विंटर विद द स्नो, इन तीनों चीज़ों ने कहीं ना कहीं पोएट का सैडनेस और भी इंक्रीज कर दिया. ठीक है, और पोएट सोचने लगे कि मेरा अब तक तो दिन बर्बाद गया ही है और बाकी का दिन भी पूरा का पूरा बर्बाद चला जाएगा. ये सोचा ही, और अचानक से क्रो ने अपने जो विंग्स थे उनको फ्लैप किया, और उसमें से एक डस्ट निकला स्नो का. वो डस्ट का सीन इतना प्यारा था कि पोएट का मूड चेंज हो गया, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि किस तरह नेचर की ब्यूटी ने पोएट का मूड चेंज कर दिया. जहाँ पे वो सैड थे, अचानक से वो खुश हो गए. ठीक है, हैप्पी फील करने लगे. समझ में आया? ओके, यहाँ पे देख लो, साथ ही साथ फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको डिटेल में ग्रामर पार्ट में सारे के सारे पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर के रिलेटेड है तो हम करते जाते हैं, 3-4 ही है. और वैसे भी फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली आपको चॉइस में ही आएगा,
MCQ में ही आएगा, खुद से करना नहीं है, लेकिन हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, भले आना चॉइस में ही है गारंटी, ठीक है, वो कंफर्म है। अब देखो ग्लॉसरी भी देख लो, जो मीनिंग्स है। हेमलॉक, मैंने बोला हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस प्लांट है। अच्छा, रूड का मतलब होता है लेमेंटेड या फिर उदास फील करना, फेल्ट सैड। मूड मतलब आपका एक मेंटल स्टेट है कि आपका मूड कैसा है, ठीक है। नाउ कम टू द फिगर्स ऑफ स्पीच। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अब मेटोनोमी में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी और को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो किसका साइन है, सौरों का, दुख का। मैंने पहले ही बोला हेमलॉक ट्री ऑलरेडी एक पॉइजनस ट्री है, क्रो जो है वो सौरों ही रिप्रेजेंट करता है, कोयल नहीं है, ठीक है, क्रो है। फिर द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अगेन मेटोनोमी, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है अगेन वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ओमेन। नाउ सी, नॉट ओमेन, ओमन बोलते हैं, ठीक है, इट्स अ ओमन, इट्स नॉट ओमेन, इट्स ओमन। ओमन इज अ साइन ओनली, ओमन एक साइन होता है। देखो ज़्यादातर ओमन जब आपने देखा होगा ना, तो ओमन वहाँ यूज़ होता है इंग्लिश में जहाँ पे कुछ अच्छा हो, इट इज़ अ गुड साइन। लेकिन ओमन इज नॉट ओनली अ गुड साइन, ओमन कैन बी अ गुड साइन, इट कैन बी अ बैड साइन, ठीक है। तो उसे गुड ओमन और बैड ओमन कहा जाता है। अब हेमलॉक वर्ड आ गया तो आप खुद समझ जाओ कि ये गुड है कि बैड है। अब हेमलॉक, जिसको नहीं पता होगा कि हेमलॉक ट्री कैसा ट्री है, तो वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जब आपको पता है कि हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, तो बट ऑब्वियस है कि इट इज़ अ बैड साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स एन ओमन, ठीक है, मीन्स बैड साइन। जैसे सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग अगर बिल्ली रास्ता काट के चले जाए, काली बिल्ली वो भी खास करके, सो इट इज़ अ बैड ओमन। आपकी शादी के दिन, मतलब किसी की भी शादी के दिन बारिश हो जाना, अकॉर्डिंग टू सुपरस्टिशन इट इज़ अ बैड साइन, इट इज़ अ बैड ओमन कहा जाता है, ठीक है। तो हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सॉरी ओमन रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब एक तो एलिट्रेशन है, ठीक है, एलिट्रेशन में क्या होता है, रेपिटेशन होता है, किसका, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट का, ठीक है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट का, ठीक है। कम ऑन ब्रिंग अ कैरम, ठीक है, कम ऑन ब्रिंग अ कैरम, क सी यूज हो रहा है, दैट इज अ एलिट्रेशन, ठीक है। जैसे आपका जो जैसे पोयम है जिंगल बेल, यहाँ वो सॉन्ग है क्रिसमस के लिए, ठीक है, जिंगल बेल, तो वहाँ पे क्या है, वो रेपिटेशन हो रहा है, दैट इज़ अ रेपिटेशन, रिपीट हो रहा है, दैट इज़ अ रेपिटेशन। और सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, पूरा वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, तो एलिट्रेशन। और साथ ही साथ क्या है, ये सिनकडकी, ठीक है। अब सिनकडकी क्या करता है, या एक पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जैसे हैंड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है, वैसे ही बॉडी हैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ आधा याद नहीं रखना, ठीक है। सिनकडकी क्या होता है, आपका कोई भी पार्ट, ठीक है, कोई भी पार्ट जब होल को रिप्रेजेंट करता है, या होल पूरी चीज़ पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, दोनों ही केस में सिनकडकी आता है। आपके ज़्यादातर इंग्लिश में सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि पार्ट होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पूरा मीनिंग सिनकडकी का क्या होता है कि जो पार्ट है वो होल को रिप्रेजेंट करता है, और होल जो है वो पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे जो हार्ट है, हार्ट स्टैंड्स फॉर द, क्योंकि हार्ट किसका है, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, ठीक है, तो एलिट्रेशन, सेव्ड एंड सम, द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट एस इज रिपीटेड इन द वर्ड सेव्ड एंड, और सेम 4 फिगर्स ऑफ स्पीच नीचे MCQ के साथ दे रखे हैं। समझ में आया, आपको आएगा MCQ ही। इज दैट क्लियर, ओके।